सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेवपार। और वफाकी हुकूमत ने जो वफाकी बजट है 2025-26 का, अगले माली साल का, वो पेश कर दिया है। अब उसमें किसको कितना रिलीफ मिला है, किसके लिए कितनी मुश्किलात बढ़ी हैं, ये अपनी जगह एक सवाल मौजूद है। जो ग्रोथ के टारगेट्स रखे गए हैं, जो एक्सपोर्ट के टारगेट्स रखे गए हैं, वो किस तरह से हासिल किए जाएंगे। और हमने देखा कि जो टैक्स रेवेन्यू का टारगेट पिछले साल का था, वो भी एक बड़ा एम्बिशियस टारगेट उसको कहा जा रहा था, और साल के आखिर तक भी उसको हासिल करना अभी मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। तो अगले साल का जो टारगेट रखा गया है वो उसमें 2000 अरब का तकरीबन इजाफा है। तो ये नए टैक्सेस कहाँ से कलेक्ट किए जाएंगे, एक आम आदमी पर इन टैक्सेस का कितना बोझ पड़ेगा, और एक आम आदमी को कितना रिलीफ इसमें मिल सकेगा। तनख्वाहदार तबका जो उसको जो रिलीफ मिला है, क्या इतना ही रिलीफ ड्यू था या मज़ीद रिलीफ इसमें मिल सकता था, हुकूमत के पास क्या फिस्कल स्पेस मौजूद था। ये वो तमाम सवालात हैं जो कि हम रखेंगे खुर्रम शहजाद साहब के सामने। मुशीर हैं, वज़ीर ख़जाना के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हम ग्रोथ रेट से शुरू करते हैं कि जो ये 4.2% का ग्रोथ रेट रखा गया है, इस तरक्की तक क्या हमारी मईशत पहुंच सकेगी इस अगले एक साल में, जबकि हम पिछले साल का जो टारगेट देखते हैं वो नहीं हम मीट कर सके हैं विद इन टाइम। जी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि इस बजट को पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। तो मैं डिफाइन करूंगा इसको रिफॉर्म एंड रिलीफ बजट। एक तरफ रिफॉर्म्स हैं, एक तरफ रिलीफ भी है, और तीसरा जो एंगल है वो इन्फोर्समेंट है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डिफाइन करना कि उसका विजन क्या है बेसिक। तो जैसे मैंने कहा कि रिफॉर्म्स हैं, रिलीफ हैं, और फिर उसके साथ इन्फोर्समेंट है। तो ये तीनों चीज़ों में आपके सवाल का जवाब है कि नंबर 1 की जी ग्रोथ कैसे हासिल करेंगे। देखिए जी, ग्रोथ हासिल करने के लिए आपको पहले तो अपनी बेस बेहतर करनी है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है, ताकि लोग इन्वेस्ट करें उस बेस पे। तो वो अंडर वे है ऑलरेडी। और उसके साथ साथ सेकेंडली जो मैंने कहा रिलीफ, तो रिलीफ जो है वो इस तरह से है कि जी आपको जो फॉर्मल सेक्टर है और जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है, उस पर कोई बहुत बर्डनिंग चीज़ें नहीं है, बिल्कुल ना होने के बराबर, बल्कि है नहीं। एक्चुअली जो है वो रिलीफ है ज़्यादा। और हम ये भी बात कर सकते हैं कि रिलीफ का क्वांटम जो है वो एक सर्टेन लेवल का हो सकता है, बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डायरेक्शन चेंज हुई है। डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल बेसिकली इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरफ रुख मुड़ाएं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वो अब ये है कि जी रिलीफ की तरफ रुख मुड़ गया है। और इन्फोर्समेंट की जहाँ तक बात है, तो इन्फोर्समेंट का मतलब ये है कि वहाँ से टैक्स लेना जहाँ से टैक्स नहीं लिया गया, जो कि टैक्स नहीं दे रहे, उनको पिनलाइज करना या उनको इस हद तक लेके जाना कि उनका सर्वाइवल जो है वो टैक्स नेट में आने के बगैर ना हो सके। तो मैं इसको इस तरह से डिफाइन करूंगा कि पहले आप रिफॉर्म्स करें, क्योंकि एक अंडर वे चीज़ है, और एक बड़ी इनिशिएटिव इसमें लिया गया है जिसकी बात बहुत कम हो रही है। वो स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है, वो है ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड टैरिफ्स को कम करना, जिसमें एंटी एक्सपोर्ट बायस होती है। यानी कि आप इतनी ज़्यादा ड्यूटीज आपने लगा दी कि जो आपकी लोकल इंडस्ट्रीज हैं कई सालों से, जो लोकल बिजनेसेस हैं, वो कई सालों से रिलेटिवली इनएफिशिएंट हो गए, प्रोडक्टिव नहीं रहे, या उनको कंपटीशन वैसा नहीं मिला कि वो ग्लोबल मार्केट में जाएं, या आपके एक्सपोर्टर को वो सपोर्ट नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें पाकिस्तान में 7000 की जो टैरिफ लाइंस हैं, यानी कि जो आप ट्रेड करते हैं दुनिया के साथ, उसमें जितनी टैरिफ लाइंस हैं, जो ड्यूटीज होती हैं, वो 7000 हैं। 7000 से नीचे लाया जा रहा है उनको, यानी कि उनको खोला जा रहा है, उनकी ड्यूटीज कम की जा रही हैं। इस साल भी 1/3 हिस्सा उन टैरिफ लाइंस का ड्यूटी में कम किया गया, और ये ग्रेजुअल प्रोसेस है ताकि इंडस्ट्री भी इससे यूज टू हो, अपने आप को अलाइन कर सके उस चेंज के साथ, उस शिफ्ट के साथ, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ईस्ट एशिया मूवमेंट कहते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव जो सबसे बड़ा रिफॉर्म है इस बजट से शुरू हुआ है, जो कई सालों से नहीं हुआ था, बल्कि मेरे ख्याल में ये कभी भी नहीं हुआ इस तरह से कि प्रोटेक्शन को ख़त्म किया जाए, रेंट सीकिंग के मॉडल को कम किया जाए, और ज़्यादातर प्रोडक्टिविटी और इंप्रूवमेंट की तरफ जाया जाए, ग्लोबल मार्केट की तरफ जाया जाए। और एक्सपोर्टर के लिए एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने कहा 7000 जो टैरिफ लाइन्स हैं, उनमें से तकरीबन 2600 पे जो ड्यूटी कम की गई है, और 4000 पे ड्यूटी ACD जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी होती है उसको 0 किया गया। तो जो कस्टम ड्यूटी है
उसमें से भी 28 जो 2600 मैंने बताया उसमें 2000 वो हैं जिस पे रॉ मटेरियल पे ड्यूटी कम की है और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। तो खुरम साहब, आप ये जो रिफॉर्म, जी ये जो रिफॉर्म की आप बात कर रहे हैं, रिलीफ और इन्फोर्समेंट पर भी फिर हम आते हैं। जो पिछले साल भी हमने रिफॉर्म की कमिटमेंट सुनी थी और सुना था कि बड़ा रिफॉर्म्स लाए जाएंगे, टैक्स रिफॉर्म्स होंगे। अभी भी हम देखते हैं कि जो रिटेल सेक्टर है, होलसेल सेक्टर है, जो एक बड़ी ताजिर बरादरी है, वो अभी भी उस टैक्स नेट से बाहर है। ताजिर दोस्त स्कीम फ्लॉप हुई और उसका कोई ऑल्टरनेट अभी तक हमने कोई ऐसा वे देखा नहीं है, कोई एवेन्यू के उनसे टैक्स कलेक्शन हो सके। इस सिलसिले में क्या काम अभी तक किया हुकूमत ने, कौन से रिफॉर्म्स आए? देखें, अगर आपने बजट पढ़ा हो, स्पीच एटलीस्ट पढ़ी हो, तो उसमें ये क्लियरली मेंशन्ड है कि ये जो है अगर ये लॉ मेकिंग हो जाती है जिसका प्रपोजल है, तो अब वो चाहे रिटेलर हो, होलसेलर हो, ट्रेडर हो, इंडिविजुअल हो, कोई भी हो, वो जो है टैक्स नेट से बाहर नहीं रह सकता। क्योंकि अगर रहेगा तो उसको वो फैसिलिटीज़ या वो ऑप्शंस नहीं मिलेंगे जो कि एक टैक्स पेयर को होने चाहिए, जिसमें गाड़ी खरीदना है, जिसमें घर खरीदना है, ज़मीन का कोई टुकड़ा खरीदना है, कोई सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना है, बैंक अकाउंट खोलना है। ये सब चीज़ें अब पीनलाइज होंगी। इसी पे बात करते थे ना जी हम कि ये होता नहीं है, बंद कर दें जी, बैंक क्यों अकाउंट क्यों खोलने देते हैं, कोई ख़रीदारी क्यों हो सकती है बड़ी, कोई जो है आपके प्लॉट क्यों कोई ख़रीद सकता है, कोई क्यों जो है इस तरह की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकता है। मतलब वो ऑप्शन क्यों मिले, आप क्यों दें वो ऑप्शन जो एक आम टैक्स पेयर को, एक फॉर्मल जो सेक्टर में है उसको ये ऑप्शन होने चाहिए ना जी। तो अब उस पे उनको पिनलाइज किया जाए और ये चीज़ मतलब रोका जाए ताकि वो काम ये कर ही ना सकें जब तक टैक्स नहीं अदा करते। तो ये पेनल्टी की बात हो रही है, उसके साथ ट्रैक एंड ट्रेस की बात हो रही है, उसके साथ गुड्स की ट्रैकिंग की बात हो रही है। तो देखें, एफबीआर के रिफॉर्म्स जो पॉलिसी वर्सेस कलेक्शन को अलग किया गया है, ये एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था, इनमें वो कंप्लीट किया है गवर्नमेंट पाकिस्तान ने। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है रिटेलर्स हो, होलसेलर्स हो, या कोई भी नॉन टैक्स पेयर हो जो एलिजिबल है, अब नॉन फाइलर की जो है ना वो इसमें से डेफिनेशन भी खत्म की जा रही है कि अब एलिजिबल होंगे, और जो नॉन एलिजिबल होगा वो टैक्स अगर नेट में नहीं आता है, टैक्स एलिजिबल नहीं है, तो फाइल जरूर करेगा वो। और अगर वो टैक्स एलिजिबल है और टैक्स नेट में नहीं है तो जमीन नहीं खरीद सकता, गाड़ी नहीं खरीद सकता, इन्वेस्ट नहीं कर सकता, बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता। ये हमें करना पड़ेगा, तब जाके आपको जो सही नतीजे नजर आएंगे। और दूसरी बात, जो आपने रिटेलर की खासतौर पर बात की है, तो आप जरा नंबर्स देखें, उसके अंदर तकरीबन ऑलरेडी जो है नेट में आ चुके हैं, जो कि पिछले से 2023 में 2.5 लाख थे तकरीबन। इस साल जो 24 का एंड में आपको बता रहा हूँ, सितंबर 2024 तक के नंबर, जब एक्चुअली जब फाइलिंग होती है ना उस वक्त आपके नंबर्स आते हैं। ये मैं उस वक्त के नंबर्स बता रहा हूँ, 4.5 लाख, अब तो ज्यादा होने चाहिए। और इस लेजिस्लेशन के बाद तो मेरे ख्याल में बहुत मैसिव इसमें इंक्रीज होगा इंशाल्लाह, क्योंकि जब पिनलाइज करेंगे आप और किसी चीज से रोकेंगे और एक्चुअल जो है वो अकाउंटेबिलिटी करेंगे, तो आपको जो है ये इसका रिजल्ट नजर आएगा। उसके बगैर बहुत कोशिश हो चुकी है, आपको पता है कितने सालों से ये चीज बात हो रही है, सिर्फ होता कुछ नहीं है। तो ये किया जा रहा है इस मरतबा। एग्रीकल्चर टैक्स पे बात हुई है, एग्रीकल्चर टैक्स में 4 सूबों ने टैक्स की लेजिस्लेशन की है। अब इसकी इन्फोर्समेंट का बात देखें, इन्फोर्समेंट का जो मैंने शुरू में वर्ड यूज किया ना, रिफॉर्म्स, रिलीफ एंड इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट के अंदर ये जो साल जा रहा है, यानी कि बजट तो अगले साल का है, ये जो साल जा रहा है इसमें इन्फोर्समेंट से भी 400+ बिलियन रुपया जो इन्फोर्समेंट के थ्रू है, तब फंड के साथ एक क्रेडिबिलिटी रिस्टोर हुई। बहुत बड़ी बात है, ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी रिस्टोर करना, ये सबसे बड़ी बात है पहले तो, और वो हुई है तभी इस मरतबा ये कहा गया है जी अब आप इन्फोर्समेंट के जरिए से ही 450 अरब रुपए मजीद ऐड करेंगे। कोई एडिशनल टैक्सेस नहीं है, इन्फोर्समेंट के थ्रू टैक्स आ रहा है। जो टैक्स बढ़ेगा उसमें ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन का नंबर होता है, यानी कि जो महंगाई होती है, एक टारगेट है महंगाई का और ग्रोथ का, ये मिलके भी टैक्स को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ से टैक्स इंक्रीज होना और इन्फोर्समेंट के थ्रू आना, नए टैक्सेस नई जगह पे टैक्सेस लगे, एग्जिस्टिंग जो टैक्स पे उस पर टैक्सेस के इंक्रीज की बात नहीं हुई है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बताना कि जी किस तरह से इक्विटी, हॉरिजॉन्टल इक्विटी। खुरम साहब, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स थे, ज़ाहिर है जो खासतौर पर सैलरीड पर्सन थे, उनमें तो कोई 2.5% 2% का उनको रिलीफ मिला है। लेकिन अब ये कैसा रिलीफ है कि जब आप पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगा देते हैं या कार्बन लेवी लगा देते हैं, और फिर उसके साथ साथ सोलर पैनल्स, छोटी गाड़ियाँ जो एक मिडिल क्लास शख्स खरीद सकता है 850 cc, उन पर जब ये इजाफी टैक्सेस लग जाते हैं, तो वो रिलीफ जो 2-2.5% का एक हाथ से मिला है, वो तो आहिस्ता आहिस्ता दूसरे हाथ से वापस ले लिया जाता है। नहीं जी, वो तो आप इनकम के साथ ना उसको कंपेयर कर रहे हैं। आई थिंक वो तो आप बात कर रहे हैं कार्बन लेवी की, जो गाड़ियों की बात हो रही है या फिर जो है वो पेट्रोल डीजल की बात हो रही है। वो तो देखें, वो
तो क्लाइमेट के साथ एक उसका लिंक है और डिस्करेज करना होता है। लिवी का मकसद ये होता है किसी चीज को डिस्करेज करना। तो भाई वो तो टैक्स, वो तो लिवी है ना एक्चुअली। तो मैं इसको इस तरह से डिफाइन करूंगा कि अगर कोई काम ऐसा है जो आपने ठीक नहीं हो रहा, उसको बेहतर करना है, तो वो उसके लिए आप कोई लिवी लगाते हैं ताकि जो है वो काम उस तरफ जाए। तो वो तो देखें, आपको RSF की फंडिंग भी तो मिली है ना IMF से $1.4 बिलियन की। वो भी फर्स्ट टाइम आपका हुआ है। फिर आपके पास कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क मिला है $20 बिलियन का पूरे 10 सालों का। और फिर IFC ने भी उसके साथ ऐड करने की बात की है इन्वेस्टमेंट $20 बिलियन, $40 बिलियन का। वो भी तो आपको प्लान मिला है 10 साल का, जिसमें आपको क्लाइमेट को बेहतर करना है। तो क्लाइमेट बेहतर होगा तो हमारी एनवायरमेंट बेहतर होगा, तो हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होगा। वो तो उस कॉन्टेक्स्ट में है। तो उसको आप, मेरा नहीं ख्याल कि उसको आप इनकम के साथ, लेकिन अगर वो 2.5% के थ्रू हम डिस्करेज कर रहे हैं, अगर जो है क्लाइमेट के चैलेंजेस को हम अगर वो 2.5% के साथ डिस्करेज कर रहे हैं, तो फिर यहाँ जो सोलर पैनल्स पर 18% का GST लगा दिया गया, वो तो फिर उससे भी महंगा हो जाएगा जो उसका ऑल्टरनेट फ्यूल है। या EVs को जिस तरह हम ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं अपने सोलर पैनल्स के थ्रू, तो वो तो मज़ीद महंगे कर दिए गए। नहीं देखें, वो तो ये तो देखें, मार्केट में महंगे तो नहीं होंगे ना इस वक्त। क्यों महंगे होंगे? अभी महंगे क्यों होंगे जबकि ये इन्वेंट्री आनी है अगले साल के जो है वो फाइनेंशियल ईयर में। तो बात ये है कि खुर्रम साहब, आज की तारीख में, ये हम सारा दिन रिपोर्ट करते रहे हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में, आज की तारीख में पुराने स्टॉक की कीमतें बढ़ चुकी हैं। जो 17-18 हज़ार रुपए की प्लेट थी वो 21-22 हज़ार की। वो जो इन्फोर्समेंट वाला आपका पॉइंट था, ये मैं उस पर कनेक्ट करना चाह रहा हूँ उसको, कि ये इन्फोर्समेंट क्यों नजर नहीं आ रही हुकूमत की? देखें, ऐसा नहीं होता। ये एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, इसमें बहुत सारे गैप्स होते हैं। इतना कोई एब्रप्ट रिएक्ट नहीं होता है, स्पेकुलेशन होती है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ अनाउंस किया, मार्केट में पुलिसिंग अपनी शुरू कर दी कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। रिसोर्सेस हैं, लिमिटेड जो है वो तरीका है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं पे अगर स्पॉट्स में ये चीजें हुई हैं तो नहीं होनी चाहिए, उसको बिल्कुल देखना चाहिए। जो रेलेवेंट सूबे हैं, जो उनके लोकल जो अथॉरिटीज हैं, उनको बिल्कुल देखना चाहिए मार्केट्स में कि भाई क्यों हो रहा है इस तरह। प्राइस मॉनिटरिंग सेल्स हैं, प्राइस मॉनिटरिंग कमिटीज हैं, उनको बिल्कुल देखना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा मैं ये कह रहा हूँ कि वाइड स्प्रेड नहीं है ऐसा कि जी आपने यहाँ पे 18% लगाया तो लोकल मार्केट में उठा के उसने महंगा कर दिया। डेफिनेटली ये एक प्राइस जो है डिस्टॉर्शन है या एक एनॉमली है, इसको ठीक करना चाहिए और इस पर देखना चाहिए क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अभी आपने अनाउंस किया, अभी किसी ने फॉरन से एक नी जर्क में जो है वो प्राइस बढ़ा के कुछ फायदा ले लिया फॉरन से, तो उसको भी आप फॉरन से कर सकते हैं। ये स्पॉट्स में हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन मैं क्या करूँ, देखिए प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल ये है कि इन द मीडियम टू लॉन्गर रन, शॉर्ट रन में कोई ना कोई फायदा उठा सकता है, तो स्पेकुलेशन हो सकती है, स्पॉट्स में चीजें चल सकती हैं, लेकिन इसको भी नहीं होना चाहिए। ये तो रमजान की जो फाइनेंस एग्जांपल दी थी, आपको याद है कि रमजान आता है तो माशाल्लाह हम लोग प्राइसेस किस तरह से बढ़ा देते हैं अपने जो है उस मुकद्दस महीने में भी। तो ये तो आप बात कर रहे हैं कि यहाँ आपने डिसीजन दिया, तो वहां तो देखिए कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत होता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ प्रिंसिपल की, 18% लगाया क्यों है? 18% इसलिए लगाया है, वैसे भी आपको पता है ऑल्टरनेट बड़े इंपॉर्टेंट है लोकल इंडस्ट्री को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए कि जी बाहर का प्रोडक्ट बगैर टैक्स के यहाँ डंप हो रहा है, तो यहाँ पे लोकल इंडस्ट्री कैसे बढ़ेगी मुझे बताएं, जो सिरे से बहुत ज्यादा इन्फेंट इंडस्ट्री है। तो पहले आप उसको तो करें कि जी आप पाकिस्तान में अगर बेच रहे हैं चीज को तो उस पर टैक्स दें। आप जैसे कोई भी मल्टीनेशनल होती है वो बाहर से आती है, तो आप उससे कहते ना कि जी इस मुल्क में आप बेच रहे हैं चीजें, तो टैक्स तो दें इस मुल्क के ऊपर। कंजम्पशन टैक्स है वैसे भी हो, तो इसलिए वो टैक्स इसलिए इम्पोज किया गया है कि भाई लोकल वाले को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और लोकल इंडस्ट्री इंप्रूव हो कि जी उस पर टैक्स लगा वो महंगा हुआ है, अब मैं थोड़ा सा अपने आप को बढ़ाता हूँ ताकि मेरा प्रोडक्ट बिके, फिर आगे जाते हुए आप उसको और मजीद कंपेटिटिव करते हैं। तो ये हमेशा होता है, प्रैक्टिस होती है। शुरू में आप इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको डीलिंग कर देते हैं, उसको कंपेटिटिव करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये पूरा एक प्लान ठीक है। तो खुर्रम साहब, ये जो एक्सपोर्ट का टारगेट है $35 अरब, ये जो उड़ान पाकिस्तान का 5 साल में डबल हमें अपनी एक्सपोर्ट करनी है, उसको देखते हुए बड़ा ये मोहतात एक टारगेट नहीं है। ये कोई $42 बिलियन के अराउंड नहीं होना चाहिए था। और इसके साथ साथ $65 अरब का हमारा इम्पोर्ट का जो एक टारगेट है, ये $30 अरब अभी भी हम इस डेफिसिट के साथ जाएंगे तो हमारा एक जो एक्सपोर्ट के एक तमाम फ़वाइद हैं या जो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, वो हम कैसे उसको अचीव कर सकेंगे? देखें, मेरे ख्याल में तो जो एक्सपोर्ट का टारगेट है वो एक रीजनेबल टारगेट है। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि आपने देखा होगा, मैंने शुरू में कहा है कि रिफॉर्म्स में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म जो है वो टैरिफ को कम करना है, इम्पोर्ट टैरिफ को कम करना है, आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाना है, खासकर उन इंडस्ट्रीज के लिए जो बहुत सालों से पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट की तरफ नहीं गए, उनके लिए आहिस्ता आहिस्ता नीचे करना है टैरिफ। और वो भी फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए कम है,
रॉ मटेरियल एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स के लिए ज़्यादा है, ताकि जो एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर है पहले उसको सपोर्ट मिले और आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोर्ट बढ़ेंगे ना जी, पहले साल में तो फौरन नहीं इसका इम्पैक्ट आना। तो बड़ा रियलिस्टिक टारगेट देना ज़रूरी है, और उसके ऊपर होता है तो और बेहतर है। और देखें आईटी का टारगेट, टेक्नोलॉजी से टारगेट जो है वो ज़्यादा बेहतर है, बड़ा है टारगेट, और वहाँ से ड्राइव करने की कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह अगले 2-3-4 सालों में। लेकिन जो कन्वेंशनल टारगेट है, कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स का टारगेट एक्सपोर्ट्स का, उसे भी हम नहीं छोड़ सकते। लेकिन साथ साथ इम्पोर्ट्स का टारगेट भी आपको देखना होगा। जब आप ड्यूटीज कम करते हैं तो इम्पोर्ट्स रिजल्टेंटली थोड़ी बढ़ेंगी, रॉ मटेरियल बढ़े, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बढ़ेंगी इसलिए। और दूसरा ये आप देखें रेमिटेंसेस ने बड़ा अच्छा प्ले किया इस मरतबा। $38 बिलियन का टारगेट है, अगले साल का तकरीबन 40 बिलियन का टारगेट है, तो 40 बिलियन वो भी तो ऐड करें। करंट अकाउंट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि करंट अकाउंट जो है वो बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। एक्सपोर्ट्स 35 अरब की हों, इंपोर्ट्स 65 बिलियन की हैं, बीच में $40 बिलियन की आपकी रेमिटेंसेस आती हैं, तो आप गुड प्लेस। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पूरी कॉन्टेक्स्ट देखें आप, फिर उसके साथ एफडीआई के आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जब आप एंटी एक्सपोर्ट बायस कम करेंगे, लोग दुनिया देखेगी कि यहाँ पे अब प्रोटेक्शनिज्म नहीं है, कंपटीशन है, तो अच्छे बड़े एफिशिएंट प्रोड्यूसर्स आएंगे आपके पास की जाएं। और साथ साथ बिजली की कीमतें आस्ते आस्ते नीचे आ रही हैं, इंटरेस्ट रेट काफी हद तक नीचे आ गया है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अल्लाह के शुक्र बेहतर हुई है। तो ये सब चीजें टुवर्ड्स आपकी इन्वेस्टमेंट स्टोरी को जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमें आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ की तरफ जाना है, टैक्स के को कमी की तरफ लेके जाना है, अपने सारे टारगेट्स पूरे करने हैं, रिव्यूज अच्छे करने हैं, इकोनॉमी को ट्रैक पे चढ़ा के रखना है, और सस्टेनेबिलिटी और प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ लानी है। तो ये सब चीजें मुझे लगता है मिल के जो है एक अच्छी इकोनॉमी जो है क्रिएट करेंगे। सही। और एक आखिर में जाते जाते खुर्रम साहब, बस जो ई कॉमर्स का एक टैक्स आप लोगों ने नया लगाया, वो एक इमर्जिंग मार्केट है जिसने पिछले 4-5 साल में बड़ा बूम किया है। तो एक इमर्जिंग मार्केट पर ऐसा टैक्स लगा देना बिला तफरीक, चलें आप बड़े जो वेंडर्स हैं उसके जो इंटरनेशनल फ्रेंचाइजीज़ हैं उन पर लगाते समझ आता है, उसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स, बहुत सारे छोटे इन्वेस्टर्स भी हैं जिन पर ये 18% का टैक्स अब आयद होगा। तो वो इमर्जिंग मार्केट डाउन तो नहीं हो जाएगी इसके बाद? नहीं, 18% टैक्स तो नहीं आयद हो रहा। 18% टैक्स तो देखें कंजम्पशन टैक्स है वो तो, और वो टैक्स ऑलरेडी है भी प्रोडक्ट्स पे, और जो डॉक्यूमेंटेड है, रजिस्टर्ड है, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये उनके लिए है। फिर वही वाली बात है, रिटेलर्स की मैं बात करूंगा, ट्रेडर्स की बात करूंगा, सारे रिटेलर्स भी इसके अंदर हैं जो अपनी ऑनलाइन चीजें बेचते हैं और कैश ऑन डिलीवरी पे जो है वो मंगवाते हैं, प्रोडक्ट्स जो है बेचते हैं कैश ऑन डिलीवरी। ये उसमें क्या होता है कि आपने कोई लेट्स से शर्ट ऑर्डर की ऑनलाइन, और जो कोरियर वाला है वो आपके पास आया, आपसे उसने कैश लिया, और उसमें अगर 18% ऑलरेडी है प्रोडक्ट के ऊपर, तो डेफिनेटली 18% तो प्रोडक्ट के ऊपर है, तो वो कैश लेकर गया, तो उसने दे दिया उस वेंडर को। तो उस वेंडर ने क्या किया, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंटेड बड़े जो भी हैं बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ जो टैक्स नहीं देते, वो 18% अपने पास रखते हैं, और बाकी जो है वो कहते हैं जी बिक्का ही तरह का है, तो कैश की वो अपना जमा ही नहीं करवाते टैक्स। अब ये किया गया है कि जो कोरियर है बीच में, वो जो टैक्स है वो जमा कराएगा, प्रोडक्ट बेचेगा, तो वो जाके इसको डिपॉजिट करेगा, वो देगा ही नहीं उसको, तो कोरियर को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये इस तरह ई कॉमर्स कोई प्लेटफॉर्म यहाँ बेचने आएगा, बहुत सारे ऐसे जिन्होंने हमारी मार्केट, हमारे प्लेस को बहुत परेशान किया और वहाँ डंप करते हैं यहाँ पे चीजें। तो भाई पाकिस्तान में अगर चीज बेचते हैं तो टैक्स देना, पाकिस्तान में 18% टैक्स देना, जैसे बाहर कोई मल्टीनेशनल आती है, सॉरी अपना जो इनकम टैक्स भी देना साथ, बाहर से कोई मल्टीनेशनल पाकिस्तान में आती है तो वो टैक्स देती है ना। इसी तरह से कोई ऑनलाइन भी आएगा तो उसको भी टैक्स देना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो देखिए हम तो कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाएं, फेयर इक्विटी की तरफ जाएं, फिर टैक्स की तरफ जाएं। तो क्यों ना अपना कोई हर कोई शेयर जो है, ये गलत मेरे ख्याल में इसको रख दिया जा रहा है कि जी ये यंगस्टर्स और जो है वो स्टार्टअप इकोनॉमी पे एक वो है प्रॉब्लम है, उनको टैक्स से वो देगा जो यहाँ पे टैक्स नहीं दे रहा और हमारे वेंडर्स के साथ कम्पीट कर रहा है, उन बेचारों को जो है वो परेशानी हो रही है, और बाहर से आके जो है वो टैक्स नहीं दे रहा। तो क्यों नहीं दे रहा, हमारी मार्केट से कमा रहा है तो क्यों ना टैक्स देगा वो हमें। तो ये मेरे ख्याल में इस तरह से आप इसको देखें तो मेरे ख्याल में सबको टैक्स देना चाहिए, चाहे वो कम हिस्सा हो। हॉरिजॉन्टल इक्विटी इसी को कहते हैं, हर कोई टैक्स दे फेयर लेवल पे, और जो टैक्स दे रहे हैं उन पर टैक्स कम हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और 17,000 अरब से ज़ायद वॉल्यूम का ये बजट जो कि पेश किया गया, जिसके बाद आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अब हो चुकी है। तो अब इस पूरी सूरत हाल में भी देख रहे हैं कि जो टैक्स रेवेन्यू का टारगेट है वो एक बार फिर बड़ा एम्बिशियस पिछले साल की तरह रखा गया, 14,000 अरब से ज़ायद उसको रखा गया। पिछले साल की लीकेजेस या वक्त पर रिफॉर्म्स ना होने की वजह से जो एक शॉर्ट फॉल का सामना रहा, जिसको बाद में IMF से एडजस्ट करवाना पड़ा, जब वो मिसाल हमारे सामने मौजूद थी तो ये 2,000 अरब के इजाफी टैक्सेस आखिर कहाँ से उनका इंतज़ाम किया जाएगा और कहाँ से वो रिकवरीज होंगी और इस टारगेट तक पहुँचना कितना मुश्किल होगा। और जो दीगर इस वक्त टैक्सेस की एक भरमार हमने देखी है, ख़ासतौर पर कार्बन लेवी या पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की सूरत में, तो इसका इम्पैक्ट आगे जो महंगाई की परसेंटेज है, जो उसके बढ़ने की शरह, उस पर किस हद तक हम होता देखेंगे और फिर वो असरात एक आम आदमी तक कितनी तेज़ी के साथ मुंतकिल होंगे, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। आबिद सुलाइडी साहब हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये इसको एक बज़ाहिर तो हुकूमत एक आवाम दोस्त बजट कह रही है, वज़ीर ख़जाना और इवन प्राइम मिनिस्टर भी इसका क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन जो एक रियलिस्टिक सिचुएशन है ज़रा उसमें रहते हुए आप हमें समझाइएगा कि ये कितना आवाम दोस्त है और कितनी ये मुश्किलात आगे लेकर आने वाला है। जी, मेरा ख्याल आगाज़ मैं इस बात से करूँगा कि मैं ज़हनी तौर पर शायद इससे ज़्यादा सख्त बजट के लिए तैयार था, चूँकि पाकिस्तान 2 IMF प्रोग्राम्स में है। तो मेरा ख्याल था कि ये जो सैलरीड क्लास को रिलीफ या रियल स्टेट पे या एग्रीकल्चर पे जो रिलीफ है ये भी पॉसिबल नहीं होगा। वो तो खुदा भला करे कि इंटरेस्ट रेट जो है वो आपके नीचे आए 22% से 11%, और हुकूमत ने जो डोमेस्टिक डेट सर्विस करनी थी वहाँ पे उसको कुशन मिल गया कुछ 700-800 अरब रुपए का, जिसकी वजह से ये वाले रिलीफ जो है ये पॉसिबल हो सके। चूँकि IMF के साथ काफ़ी गुफ्तगू चल रही थी फिस्कल डेफिसिट की, जो कि अब 5% है GDP का, 6501 अरब रुपए के क्या उससे ज़्यादा एक्सीड किया जा सकता है थोड़ा सा सैलरी क्लास को रिलीफ देने के लिए। तो मुसलसल ना की शक्ल में जवाब आ रहा था। ये जो फ़िलहाल आपको कुछ रिलीफ नज़र आता है, इन हालात में शायद इससे ज़्यादा रिलीफ देना हुकूमत के लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन जब हम टैक्सेशन साइड को देखते हैं तो वहाँ पे कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो कि मेरे ख्याल में कुछ गलत तरीके से लगाए गए हैं, उनको किसी और जगह से पूरा किया जाना चाहिए। आपने जिस टारगेट की बात की, यकीनन वो एक बड़ा टारगेट है। इस साल हमारे जो अहदाफ होंगे रेवेन्यू के वो 11.9 ट्रिलियन रुपए हम इकट्ठे कर पाएंगे 30 जून तक, और अगले माली साल में 14.3 ट्रिलियन जो है वो इकट्ठे करना होंगे, जो कि एक पहाड़ जैसा बड़ा टारगेट है। और वहाँ पे यकीनन हुकूमत को कुछ सख्त फैसले भी लेने होंगे, कुछ टैक्स नेट को भी इन्हांस करना होगा। लेकिन अगर इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ज़रिए वो टारगेट पूरा करने की कोशिश की गई तो फिर जाहिर है कि उसका जो असर है वो आवाम पे नेगेटिवली आएगा। सही। तो आबिद साहब, ये जो हुकूमत के सख्त फैसले आप कह रहे हैं, अगर इसको आप और ज़रा थोड़ा आसान अल्फाज में बता सकें, क्योंकि हुकूमत के सख्त फैसलों से मायने लिए जाते हैं कि अब एक आम आदमी पर बोझ पड़ने वाला है, अब वो मज़ीद टैक्सेस की मद में उसी से पैसे लिए जाएंगे। जो ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं उन पर आमतौर पर ये होता है कि उनके टैक्स रेट को ना बढ़ा दिया जाए। इसमें एक माइनर सा रिलीफ तो मिला है, और वो ज़ाहिर फिस्कल स्पेस नहीं मौजूद था, इसलिए इतना ही रिलीफ एक्सपेक्टेड था, ये भी बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो काबीना के अखराजात बढ़ गए, उनकी तनख्वाह और मराद की मद में जो बजट्स को डबल कर दिया गया, तो फिर वहाँ एक ऑप्टिक्स की हद तक वो एक चीज़ नज़र आती है ना कि उधर वहाँ फिस्कल स्पेस मौजूद था, लेकिन आवाम को देने के लिए फिस्कल स्पेस बहुत ही महदूद हमने पाया। जी, यकीनन 17.5 ट्रिलियन रुपए के बजट में गो के पार्लियामेंट की तनख्वाहें और अजाजिये बड़े माइनर से लगते हैं, फ्रैक्शन है, लेकिन इसकी टाइमिंग दुरुस्त नहीं थी। मेरा ख्याल है कि ये वक्त जबकि इस तरह का बजट पेश होना था तो ये पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे के लिए मुनासिब और मौजू वक्त नहीं था। इसको डेफर किया जा सकता था, या इसको सिरे से पार्लियामेंटेरियंस में अब भी जब बजट में वो अपनी स्पीचेस कर रहे होंगे तो उनमें ये ग्रेस होनी चाहिए कि वो इस इजाफे को वापस कर दें, क्योंकि ये एक सिंबॉलिक मैसेज जो है वो काफ़ी गलत किस्म का इससे गया है। जब हम बाकी टैक्सेशन की बात करते हैं तो आपने देखा कि ये जो 18% जो सेल्स टैक्स काफ़ी सारी चीज़ों पे इजाफी लग गया है, जिससे कि
रेवेन्यू टारगेट को पूरा करने की कोशिश की जाएगी, या नॉन फाइलर्स के गिर्द जो शिकंजा जो है वो टाइट किया जा रहा है, वहाँ से कुछ जो है टारगेट पूरा करने की कोशिश की जा रही होगी। यही आपके दो मेजर सोर्सेज हैं। ऑनलाइन और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चूँकि अब वो काफ़ी पॉपुलर हो गए थे और एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी उनके ज़रिए जनरेट हो रही थी, तो उनको भी टैक्स नेट में लाया गया है। इसमें जिस टैक्स पे मुझे एतराज़ है वो सोलर पैनल्स पे जो टैक्स लगा है उस पर मुझे एतराज़ है, दो वजूहात की बिना पे। एक तो ये कि हमें जो क्लाइमेट चेंज में हमने जो वादे वईद कर रखे हैं IMF के साथ भी और बाकी दुनिया के साथ भी, वो पीछे रह जाएंगे अगर हम सोलर एनर्जी को डिस्करेज कर रहे होंगे। और दूसरा इस वजह से भी कि जिन लोगों ने अब लगवा लिए हैं, अब चूँकि उसका रेट जो है पर यूनिट वो भी चेंज होने जा रहा है, तो वो सिंपल ये करेंगे कि उसके साथ स्टोरेज बैटरीज भी लगा लेंगे और ग्रिड से बिल्कुल जो है वो उनकी रिलायंस मिनिमम हो जाएगी। का नुकसान ये होगा कि कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस तो और बढ़ेंगे। चाहिए तो ये था कि ये सोलर पैनल है इसकी प्रमोशन भी चलती रहती ताकि आपको क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी मिलती, और उसके साथ जो कन्वेंशनल बिजली है उसका रेट कम कर दिया जाता, जैसे कि सर्दियों में कम किया गया था, ताकि जो सार्फिन जितनी ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करें उनको उतना कम रेट देना पड़े। उससे कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस पूरे किए जा सकते थे। शायद अभी भी बजट डिस्कशन में डिबेट पार्लियामेंट में इस पर बात हो, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि एक ऐसा फैसला है जो कि बहुत साइब नहीं किया गया। दूसरा फैसला जिससे अगेन रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन उसको अवॉइड कर लेना चाहिए था, किसी और जगह ड्यूटी लगा देनी चाहिए थी। वो 850 सीसी से छोटी गाड़ियों पे जो टैक्स की शरह बढ़ी है, ये डायरेक्टली मिडिल क्लास को हिट कर रही होगी। मिडिल क्लास सारी उम्र पैसे जोड़ जोड़ के उन्होंने अगर एक छोटी गाड़ी लेना होती है उसको भी महंगा कर दिया, और उसकी वजह से सेकंड हैंड छोटी गाड़ियाँ वो भी महंगी हो जाएंगी। तो ये यकीनन एक ऐसा फैसला है जो कि शायद मेजॉरिटी को हिट करेगा। उसकी जगह बड़ी गाड़ियाँ SUV और लग्जरी गाड़ियाँ उन पे अगर थोड़ी सी ड्यूटी में इजाफा कर दिया जाता, रजिस्ट्रेशन ड्यूटी में या सेल्स टैक्स में, तो शायद वहाँ से ये पैसे पूरे कर लिए जा सकते थे, जो कि छोटी गाड़ी पे जो है 5% टैक्स में इजाफा करके हासिल होने हैं। और अभी सब ये जो गाड़ियों वाली मिसाल आपने दी, अगर ये हम ई कॉमर्स पर भी थोड़ी सी अप्लाई करने की कोशिश करें कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, चलें आप उन पर ये टैक्सेशन करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स भी और बहुत सारे स्टार्टअप्स वाले भी लोग होते हैं। और अभी 5-6 साल में ये इस इंडस्ट्री ने बूम किया, इस सेक्टर ने। और इसके मुकाबले पे जब हम रिटेल सेक्टर देखते हैं तो वहाँ पर तो अभी तक कोई ऐसा मैकेनिज्म ही आप नहीं ला सके कि इस तरह से ज़रा रिटेलर्स को और होल सेलर्स को भी आप टैक्स नेट में लेकर आएँ। तो ये बहुत अर्ली नहीं ई कॉमर्स सेक्टर को पूरे के पूरे अंडर टैक्स हम ले आएँ, या चलें उसमें कम से कम छोटे बिजनेसमैन को सेग्रीगेट किया जाना चाहिए था इसको। एक हादसा से ऊपर जब जिनकी इनकम है, जिनके पास ऑर्डर्स हैं, उनको टैक्स नेट में ले आया जाता। लेकिन जब वफाकी वज़ीर ख़जाना खुद कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का काम जॉब्स देना नहीं, और मैं उनसे मुत्तफ़िक हूँ कि ऐसा ही है, तो फिर कम से कम जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको पनपने देना चाहिए, ताकि लोग अपने वेंचर्स बना के, अपने स्टार्टअप बना के खुद कफील हो सके और वो गवर्नमेंट के मरहून मिन्नत ना रहें। सही। तो फिर ये जो ग्रोथ का टारगेट इन्होंने 4.2% सेट किया, और ये इतने सारे टैक्सेस की भरमार के साथ, जहाँ बहुत सारे सेक्टर्स की डिस्करेजमेंट भी हो रही है, ये 4.2 आपको अचीवेबल लग रहा है, जबकि हम इस साल भी 30 जून तक इस टारगेट को मीट नहीं कर सकेंगे? ये अल्लाह करे कि ये अचीव हो जाए, लेकिन IMF के प्रोग्राम में जब होते हैं तो ग्रोथ प्राइम टारगेट नहीं होता है और ना ही ग्रोथ हासिल होती है। उस पर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है उस पर फोकस होता है, और अभी भी शायद फोकस मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे ही रहना चाहिए। ग्रोथ के चक्कर में यह ना हो कि हम IMF का प्रोग्राम सस्पेंड करवा बैठे। अच्छा, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जिसको हम पिछले 6-8 महीने से टर्म सुनते भी आ रहे हैं और तमाम इंडिकेटर्स को भी अंडर कंट्रोल दिख रहे हैं, इनका कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट अभी तक हमने बड़ा वाज़ेह कोई महसूस नहीं किया। इस बजट के बाद भी, इवन जब अनाउंसमेंट भी हो चुकी, पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी, एक आम आदमी तक वो असरात अभी भी नहीं जा रहे। तो इसमें अभी मज़ीद कितना वक्त लगेगा इस स्टेबिलिटी को ग्रोथ में कन्वर्ट होते हुए? देखिए, सबसे बड़ा जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो तो रुपए की कदर में इससे काम है। वगरना रुपया जिस तेज़ी से नीचे जा रहा था, अगर ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ना आती तो रुपया अभी भी बेकाबू होता। तो कम से कम आपके पास रुपया अमाउंट में है डॉलर के मुकाबले में, जिससे काफ़ी हद तक सर्टेनिटी आई है।
कारोबारी हजरात में भी लोगों में डॉलर को होल्डिंग करने का ट्रेंड जो है, रुझान कम हुआ है। और ये तो इसका पहला समर है। दूसरा जो समर है वो हमारी क्रेडिट वर्दीनेस है, जो कि रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को बेहतर बनाया है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। और फाइनेंस मिनिस्टर ने आज ठीक कहा कि हर रिलीफ जो है वो कर्जे से आ रहा है। तो अगर पाकिस्तान ने कर्ज़ों पे ही चलना है तो फिर हमें इतना क्रेडिट वर्दी तो होना चाहिए कि हमें कर्जा मिल सके वक्त पे। तो ये दो जो बड़े इम्पोर्टेंट समरात है वो तो ऑलरेडी मिल रहे हैं। अब इसको मैच्योर करना और कैपिटलाइज करना है, सॉलिडिफाई करना है इसको। उसके लिए अभी कुछ अर्सा IMF के प्रोग्राम में मज़ीद रहना होगा, ताकि ग्रेजुअली ग्रोथ की तरफ जाया जाए। ये ना हो कि एकदम से ग्रोथ की तरफ जाएं और दोबारा हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है बेकाबू हो जाए और हम दोबारा से बैलेंस ऑफ पेमेंट के शिकार हो जाए। और एक आखिरी सवाल आबिद साहब के, जो एक्सचेंज रेट का भी आपने जिक्र किया, ये अपनी एक्चुअल वैल्यू पर इस वक्त आपकी नज़र में मौजूद है? यानी 275 से 280 283 के दरमियान इसकी एक्चुअल वैल्यू है? कुछ एक्सपर्ट्स ये भी क्लेम करते हैं कि ये 240 से 250 के दरमियान एक्चुअल इसकी वैल्यू है और थोड़ा सा इसको आर्टिफिशियली गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्टेबल किया हुआ है। मेरा ख्याल है कि ये तकरीबन राइट वैल्यू है। यहीं पे ये स्टेबल होगा। मैं नहीं देख रहा कि ये इससे कुछ नीचे आए। और हुकूमत के पास कोई आर्टिफिशियली कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है नहीं है। आर्टिफिशियली कंट्रोल करने का मतलब होता है कि आपके पास रिजर्व्स में डॉलर्स पड़े हों जिनको आप कमर्शियल बैंक को सेल कर सकें, ताकि डॉलर की डिमांड मीट होती रहे सप्लाई के मुकाबले में। तो हुकूमत के पास तो डॉलर्स रिजर्व इतने है ही नहीं कि वो कमर्शियल बैंक्स को अंधाधुंध सेल कर सके। ये तो हो सकता है कि अब जब के इम्पोर्ट खुलेगी, एलसीज का प्रेशर आएगा, तो थोड़ा सा रुपया जो है वो अपनी कदर खोए, लेकिन इसको मैं कदर इसकी बढ़ते हुए नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद सुलैरी साहब, हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद कुछ मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और बजट को अनाउंस हुए 2 रोज़ गुजर चुके हैं और दोनों दिनों में हमने बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में देखी है, जहां बजट के अगले ही रोज़ हमने एक नया रिकॉर्ड बनते देखा। जो इंडेक्स था वो 1,24,000 की सतह को अबूर कर गया। 2300 से ज़ायद पॉइंट्स की इस इंडेक्स में हमने ग्रोथ देखी। लेकिन आज यानी अगले ही रोज़ एक बड़ी गिरावट भी उस पिछले रोज़ की एक ऊंचाई और इजाफे को देखते हुए सामने आई कि आज तकरीबन 250 पॉइंट्स की कमी हुई है। और आज भी एक मौके पर हमने देखा था कि इंडेक्स 1,26,000 की सतह को अबूर कर चुका था, लेकिन उसके बाद बहुत तेज़ी के साथ डिक्लाइन आया और वापस 1,24,093 पॉइंट्स पर ये मार्केट क्लोज हुई है। तो क्या इन्वेस्टर्स को कल ऐसा महसूस हो रहा है कि बजट की और उसकी पॉलिसीज़ की समझ नहीं आई थी और शायद आज वो बेहतर अंदाज से समझ आ गया, या इसकी क्या बुनियादी वजह है जो 2 दिनों में एक अपवर्ड सिचुएशन और एक डिक्लाइन सिचुएशन हमने मॉनिटर की है? गुफ्तगू इस पर करेंगे। अहमद चनाई साहब डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये बजट के बाद जो कल ग्रोथ देखी थी हमने, आज वो डिक्लाइन की तरफ क्यों चली गई? इसकी वजह कुछ बताई जा रही है कि कुछ FBR की पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिस पर कुछ इन्वेस्टर्स को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कौन सी पॉलिसीज़ हैं वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि बजट में कोई ऐसी एडवर्स बात नहीं आई थी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करती। ना टैक्सेस इसमें बढ़े हैं, ना टैक्सेस उन्होंने कम किए हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि एक विन पोजीशन है कि जहाँ इन्वेस्टर्स के लिए जो है वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया है। लेकिन ये जाहिर है जब मार्केट जो है वो थोड़ी सी रुकी हुई थी बजट से पहले, ये अंदाज़ा करके कि शायद कोई एडवर्स इम्पैक्ट आ जाए बजटरी मेजर्स का, और लोग हेजिटेंट थे। लेकिन मार्केट में कुछ ऐसी बात नहीं आई। तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स थे उन्होंने जो है वो मार्केट में जो है वो इन्वेस्ट भी किया, उसकी परफॉर्मेंस भी सामने आई और मार्केट का अपसर्ज भी सामने आया। लेकिन एक बात जो काबिल ज़िक्र है वो ये है कि जो फाइनेंस बिल आया है, जो फाइनेंस एक्ट आया है, उसमें एलिजिबल पर्सनस की जो डेफिनेशन आई है, उसकी वजह से मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि मार्केट में जो ग्रोथ है, कि जिसमें हम चाहते हैं कि हर किस्म का इन्वेस्टर वहाँ पर आए, नए इन्वेस्टर्स आए, जो 3.5 लाख हमारे इन्वेस्टर्स हैं उससे हम तजावज़ करके 6.5 लाख पे जाएं। ये चीज़ अब मुमकिन नज़र नहीं आती थी इस अमेंडमेंट के साथ। इस अमेंडमेंट को जो है वो रिवाइज करना पड़ेगा, जिसमें एलिजिबल पर्सनस की जो है वो उन्होंने डेफिनेशन दी है और उसमें तमाम नए इन्वेस्टर्स के लिए पाबंद किया है कि वो जो ट्रैक होल्डर है, जो ब्रोकर है, वो उसकी पूरी KYC करेगा और KYC करने के बाद उसका जो
उसकी जो रजिस्ट्रेशन है FBR की उसको भी चेक करेगा, और तीसरा जो है वो उसके वेल्थ स्टेटमेंट को चेक करेगा कि उसमें आया इतनी लिक्विडिटी है, इतनी कैश है या इतने एसेट हैं जो इक्विवेलेंट टू 130% अबव हैं जो वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तब जाके वो इन्वेस्टमेंट कर सकेगा। तो मेरा ये ख्याल है कि ये काम जो FBR का था जी, वो अब इन्होंने ट्रैक होल्डर्स को दे दिया है, और ट्रैक होल्डर्स उस काम उस SHO का किरदार या उस FBR के अफसर का किरदार अदा नहीं कर सकता। तो ये काम जो है वो जब उसकी KYC हुई है, बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन उसकी हो रही है, तो फिर नए इन्वेस्टर को इतनी सारी मुश्किलात का सामना कि उसको जो ट्रैक होल्डर है वो सर्टिफाई करे, हर चीज़ उसके वेल्थ स्टेटमेंट को सर्टिफाई करे, उसने अगर कोई एसेट बेचा है तो उस एसेट की कीमत जो है वो क्या थी, उसका एग्रीमेंट चेक करे। मेरे ख्याल ये थोड़ी ज्यादती की बात है, इसको जो है वो बेहतर बनाने की जरूरत है ताकि नया इन्वेस्टमेंट मार्केट में आ सके, नए ट्रैक होल्डर्स पैदा हो सके। और ये मेरी जो है वो जितने भी सेक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव से हमारी बात हो रही है तो वो ज़ाहिर है अपना अपना रिएक्शन इस वक्त बजट पर दे रहे हैं। इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव ये कह रहे हैं कि हमारी डिमांड्स नहीं पूरी हुई, एक्सपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि हमें कोई ख़ास रिलीफ नहीं मिला, हमारी डिमांड्स नहीं पूरी हुई। IT सेक्टर से वाबस्ता लोग ये कह रहे हैं कि जी हमने जो प्रपोजल्स दिए थे उन पर कहीं कोई अमल नहीं किया गया। तो ये किसी भी सेक्टर की डिमांड नहीं पूरी हुई तो इससे आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट पर कितना फ़र्क पड़ेगा? इन्वेस्टर्स किस हद तक मुतमईन है, ख़ासतौर पर लोकल इन्वेस्टर? देखिए, ये जरूरी नहीं कि हर आदमी की डिमांड पूरी हो जाए, लेकिन जो एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा था उसको डैमेज या उसको हर्ट नहीं करना था किसी सूरत में, जो मैं समझता हूँ कि इन तमाम नए अमेंडमेंट्स के साथ हो गए हैं, जहाँ FBR के असिस्टेंट कमिश्नर को अरेस्ट करने के पावर्स दे दिए गए हैं, चाहे विद द अप्रूवल ऑफ कमिश्नर हो, चाहे विदाउट द अप्रूवल ऑफ कमिश्नर हो, और उसको वो बाद में इत्तला कर दे। मैं समझता हूँ कि फिर इसके बाद जितनी लिस्टेड कंपनियां हैं तो उन सबको जो है वो इस लिस्ट पे खड़ा कर दिया गया है कि उनकी अरेस्ट हो सकेगी किसी भी फ्रॉडुलेंट मेजर्स पर। तो पहले तो वो फ्रॉडुलेंट मेजर्स साबित तो करे FBR के अफसरान, और इसके बाद जो है वो उस पर काम हो जाए। हो सकता है मैंने अपनी टैक्स कैलकुलेशन में अपनी फसाद के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक, या मेरे वकील ने अपनी समझ के मुताबिक वो कैलकुलेशन की हो, वो एक्सपेंसेस लिए हो, और उसके बाद जो है वो टैक्स भरा हो, और बाद में FBR वाले इसको कंटेस्ट करते हैं कि नहीं आपने ये गलत कैलकुलेशन की है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी अरेस्ट कर ली जाए, इसका मतलब ये है कि यादर वो मुझे कन्विंस कर दे और मैं अपीलेट पे जाऊँ, मैं अपील में जाऊँ और मेरी टर्न डाउन हो जाए, तो फिर मुझे वो टैक्स भरने होंगे। तो ये बात जो है वो एक सादी सी बात है जो दुनिया भर में डिप्लॉय होती है, और वो हमारे पास भी डिप्लॉय होनी ज़रूरी है। और अहमद साहब, ज़ाहिर है अरेस्ट पावर्स बहुत एक्सट्रीम एक मेजर हो सकता है। अब इस पर क्या अभी रिव्यू होने के कुछ चांसेस हैं? जो बिज़नेस कम्युनिटी का इस पर रिएक्शन आ रहा है, ख़ासतौर पर स्टॉक से वाबस्ता लोगों का, तो अभी तो ज़ाहिर है इसकी अप्रूवल में कुछ दिन लगने हैं, अभी असेंबली फ्लोर पर भी इससे मुताल्लिक बात होनी है। तो कोई ऐसे चांसेस हैं कि FBR इस पर रीथिंक करे या इस पॉलिसी को रिव्यू करे? देखिए, उनको रिव्यू हर सूरत में करना पड़ेगा। गवर्नमेंट इस सिलसिले में बड़ी जल्दी में लगती है, लेकिन गवर्नमेंट को अपनी इस जल्दबाजी को थोड़ा सा तहम्मुल करना पड़ेगा, और बिजनेस कम्युनिटी की और तमाम स्टेक होल्डर्स की सुननी भी पड़ेगी। अगर वो ये काम नहीं करते तो जाहिर है वो टैक्स कलेक्शन जो है वो कम हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को एक प्रूडेंट पॉलिसी चलनी चाहिए और उस प्रूडेंट पॉलिसी के तहत आगे बढ़ना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल अब अहमद साहब, कि इससे हमारा जो लोकल इन्वेस्टर है उसकी कितनी हौसला शिकनी होंगी, और क्या इसके असरात हमारे फॉरेन इन्वेस्टर पर भी पड़ सकते हैं? गो के ज़ाहिर है वहाँ पर इस कानून की या इस शेक की या इस पावर का प्रैक्टिकली उसको नहीं अप्लाई किया जा सकता, लेकिन एक हौसला शिकनी वाली सूरत हाल पैदा हो सकती है। देखिए, लोकल इन्वेस्टर जो है वो अब इस तरह स्टॉक मार्केट में नहीं आएगा, वो अपने हर चीज़ को डिक्लेयर करके यहाँ आने की जरूरत नहीं करेगा। जहाँ तक फॉरेन इन्वेस्टर का ताल्लुक है, फॉरेन इन्वेस्टर, हमारा सवाल ये है कि जब हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन है तो उनके साथ ये क्यों नहीं है? ज़ाहिर है फॉरेन इन्वेस्टर को भी कुछ ना कुछ तो हमारे साथ जो है वो चलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इन शिकों को फॉलो करना पड़ेगा। और जब उनको फॉलो करने की बात करेंगे तो वो कहेंगे कि हम यहाँ स्टॉक मार्केट में क्यों आए, हम उस तरफ चले जाएं, बिटकॉइन में चले जाएं, हम दूसरे दुनिया की स्टॉक मार्केट्स की तरफ चले जाएं और वहाँ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद चुनाय साहब, ड्रेस स्टॉक एक्सचेंज हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।